संगठन जो केंद्र सरकार के द्वारा 21 नवंबर को 4 श्रम कोड लाए हैं, उनका प्रतिवाद करती है और कल इसके तहत उदयपुर में भी विरोध प्रदर्शन होगा। प्रतिवाद का कारण ये है कि जो 4 श्रम कोड हैं, वो मजदूरों के जीवन से जुड़े हर आयाम पर हमला करते हैं। जैसे मजदूरी घटाने का काम करते हैं, फ्लोर वेज के माध्यम से 178 मजदूरी और महीने की 4,628 की मजदूरी को तय करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो मजदूर विरोधी काम है। नियमित काम में ठेका व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। फैक्ट्रीज एक्ट में जो पहले कार्यस्थल में सुरक्षा का प्रावधान था, नए कानूनों में उसको ढीला करके एक बड़े तबके को 50 से 60% मजदूर को एक तरह से सुरक्षा के आयाम से ही घटा दिया गया है। ट्रेड यूनियन का अधिकार, जो मजदूर का सबसे अधिकार है, उस पर हमला किया जा रहा है। हड़ताल को गैर कानूनी करते करके पुलिस हस्तक्षेप मजदूर आंदोलन में और मालिक के बीच का जो संघर्ष है, उसके लिए रास्ता खोला जा रहा है। और एक तरह से पूरी तरह से अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को छूट देके मजदूरी को वापस से पुराने जो डर रहा था कि बंधुआ मजदूरी को एक तरह से कानूनी जामा पहनाना, जिसको जब चाहे काम पे रखा जाए, जिसको जब चाहे डाला जाए। हायर एंड फायर का प्रावधान एक तरह से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की तरह, जिस तरह से सैनिकों के साथ किया गया, अग्निवीर के माध्यम से फिक्स्ड सैनिक जो होते थे स्थायी आधार पे, उनको हटा के अग्निवीर लाया गया। अब पूरे मजदूर वर्ग पे उसी तरह का हमला है। इसके खिलाफ प्रतिवाद जिस तरह से किसानों ने किया और काले कृषि कानून वापस कराए, मजदूर आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन भी इसी तरह का प्रतिवाद करके इनको वापस कराने का काम करेगा। कल 11 बजे टाउन हॉल से रैली निकलेगी और जिला कलेक्टर कार्यालय तक जाएगी। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन ज्ञापन देगा। सौरभ नरूका है और मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन का राज्य सचिव हूँ। वेज कानून 2019, बाकी जो 3 श्रम कोड है वो 2020 को पास कर दिए थे, लेकिन इम्प्लीमेंट ये 21 नवंबर को 2025 को हुए हैं। तो इस सरकार ने अब धीरे धीरे ये राज्य सरकारों के अंदर, सारे देश के अंदर किस तरह से ये साझा कार्यक्रम करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो बताया गया है उसमें और जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें अब क्या बदलाव आता है, ये भी एक देखने की बात है। क्योंकि जो स्थिति केंद्र सरकार बता रही है वो है नहीं है। क्योंकि इन कानूनों के तहत, जैसे कि पहले हमने ओपीएस और एनपीएस का मामला देखा था, आज सरकार ने एफडीआर पीएफ आरडीए बिल के अंदर वो पैसा 40,000 करोड़ का रुका पड़ा है। अब ओपीएस या लागू की गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो फंड हुआ पड़ा हुआ है। और केंद्र सरकार ने मना कर दिया संसद में, दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। निर्मला सीतारमण ने बोल दिया है कि ये पैसा हम वापस रिटर्न करेंगे। तो ऐसे देश के अंदर ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो वास्तव में एक सामाजिक सुरक्षा के लिए एक पेंशन ओपीएस की योजना थी, उसको खत्म कर दिया गया है। और ये यूनिफाइड पेंशन योजना या इस तरह के जो एनपीएस की बात कर रही है, नेशनल पेंशन स्कीम, तो ये सब एक तरह से राइट ऑफ करने वाली बात है। वास्तव में जो श्रमिकों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ध्यान भटकाकर ये कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए सारे काम किए गए हैं। मोटा मोटी इसमें जो तब्दील किया गया है, पहले 100 तक के कारखानों में काम करने वालों के लिए सरकार से एक अनुमति लेनी पड़ती थी कि इस कारखाना अगर ले ऑफ हो रहा है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी होती है। लेकिन अब हालात ये हो गया है कि 300 तक के कारखानों में अगर वो चाहे मालिक, उसको बंद कर सकता है। न सरकार का प्रोटेक्शन होगा, न ही न्यायालय के अंदर आप जा सकते हो। तो इस तरह के जो कानून है, काले कानून इस तरह के पास किए गए हैं जो वास्तव में कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ही है। तो ऐसे में हमारे मजदूर संघर्ष जो 10 घटक है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, बीएमएस को छोड़ गए, हम इसके लिए संघर्ष के लिए उन्होंने जो आह्वान किया, आगे क्या कॉल आता है। लेकिन कल हमारा जो होगा रैली के साथ में कलेक्ट्रेट पर, हम 11 बजे से टाउन हॉल से 11 बजे रवाना होकर कलेक्ट्रेट पर जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारा एक मांग पत्र भी देंगे। अंदर तो बहुत सारी बातें हैं, इससे टेक होम सैलरी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो सीटीसी होता है, जो कॉस्ट ऑफ जो सैलरी का होता है, उसमें ये जो कटौती होगी ग्रेजुटी के अंदर और पीएफ के अंदर वो बढ़ जाएगी। तो एम्प्लॉय को जो मिलना है वो कम मिलेगा, क्योंकि सरकार इसमें प्रोविज़न कर रही है। लेकिन वो प्रोविज़न कहाँ तक होगा, क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, वो अभी बहुत सारा इनको क्लियर करना बाकी है। क्योंकि ये तो मोटा मोटी हमारे सामने आया है कि ये हमने किया है।
अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें है, तो वो हम देखेंगे कि आगे क्या आता है। इनका 45 डेज का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, उसके अंतर्गत ये क्या इम्प्लीमेंट करते हैं और राज्य सरकारों के साथ में स्टेट में क्या चेंज करते हैं, इसका भी एक आकलन हमारे सेंट्रल के अपेक्स लेवल के ट्रेड यूनियन के नेता करेंगे। लेकिन हमारा जो है उदयपुर सेंटर पे कि हम इस धरना प्रदर्शन को सफल बनावे और हम इसको इसी कार्यक्रम के लिए आप सभी को यहाँ बुलाकर हमने एक आवाज़ के रूप में, मीडिया के रूप में जाए, ताकि जनता को पता लगे कि वास्तव में सरकार क्या कर रही है और हमारे जो कर्मचारी मजदूर आंदोलन जो कर रहे हैं उनका वास्तविक आकलन क्या है। धन्यवाद। मकसद है 21 तारीख को जब से 4 लेबर कोड लागू हुए हैं, सरकार की तरफ से एक बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये बहुत ही मजदूर पक्ष में है और एक तरह से देश के हर मजदूर को कुछ नए अधिकार दे दिए गए। ये जो झूठा प्रपंच चल रहा है, इस पे जो तथ्यात्मक जानकारी हम आपके बीच में लाना चाहते हैं। 4 बड़े आयाम हैं एक मजदूर के जीवन में। पहला कि वो मजदूरी कितनी अर्जित करता है, दूसरा कार्यस्थल पे सुरक्षा, तीसरा सामाजिक सुरक्षा और चौथा उसके संगठित होने पे उसका ट्रेड यूनियन का अधिकार। जो पहला बिंदु है, पुराने आज की स्थिति क्या है और नए श्रम कोड आने के बाद में क्या स्थिति है, उसका हम एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं। पहला, मजदूरी का सवाल। आज भी ऐसा प्रचारित किया जा रहा है जैसे पहली बार देश में न्यूनतम मजदूरी लागू की गई। तथ्यात्मक जानकारी यह है कि मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 पहले से लागू है। मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत राज्य की सरकारें न्यूनतम मजदूरी का दर तय करती है। अब जो फ्लोर वेज की अवधारणा नए कानून में आ रही है, उसमें केंद्र सरकार ने जो तय मापदंड किया है वो इस समय सिर्फ मात्र 178 रुपए दिन का, और यदि इसको महीने में आप बदल दिया जाए 4628 रुपए महीने में। अब आज की महंगाई की स्थिति के हिसाब से यदि केंद्र सरकार ये संदेश देना चाह रही है, तो वो राज्यों को ये संदेश देना चाह रही है कि आप पूंजीपतियों के हित में आपको मजदूरी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मजदूरी पहले से तय है वो पर्याप्त है। सच्चाई ये है कि केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटका, अनेक ऐसे राज्य हैं आज भी जो स्टैट्यूटरी वेजेज न्यूनतम मजदूरी तय है वो 15 से 20 हजार के स्तर पे है। यानी कई राज्यों में तय मापदंड है उससे 3 गुना कम फ्लोर वेज की एक अवधारणा लाके एक तरह से संदेश ये है कि पूंजीपतियों के हित में आपको मजदूरी नहीं बढ़ानी। दूसरी बात है, ट्रेड यूनियन आंदोलन लंबे समय से मांग करता रहा है कि हर मजदूर किसी भी तरह के कार्यस्थल पे काम करे तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। नए कानून के तहत पुराना फैक्ट्री एक्ट जहाँ पे उत्पादन में पावर का इस्तेमाल होता था तो 10 मजदूरों पे लागू होता था, जब पावर का इस्तेमाल नहीं होता था 20 मजदूरों पे लागू होता था। नए कानून के अंदर वो आंकड़ा बदल के 20 और 40 कर दिया गया। इसी तरह से ठेका जो व्यवस्था थी, नियमित काम में पहले ठेका व्यवस्था लागू नहीं होती थी। नई परिभाषा के अंदर नियमित से कोर वर्क कहते हैं, किसी फैक्ट्री के अंदर जो कोर उत्पादन का वर्क है उसकी परिभाषा में से बहुत सारे कामों को बाहर कर दिया गया है। सैनिटेशन हो, सिक्योरिटी हो, हाउसकीपिंग के काम है, इस सब तरह के कामों को बाहर कर दिया गया है। क्लारा का जो रेगुलेशन बना था 1970 के अंदर जो कानून था, पहले 20 से ऊपर यदि ठेकेदार के नीचे मजदूर है तो उसको पंजीकृत करना पड़ता था। अब वो आंकड़ा बढ़ा के 50 से बाहर कर दिया गया। यानी कार्यस्थल पे सुरक्षा में बहुत सारे लोगों को ठेका कानून के तहत जो सुरक्षा मिलती थी उसमें बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया था। पहले देश का कानून ये था कि हमने देखा हिंदुस्तान जिंक के अंदर, क्योंकि उदयपुर में बैठ के बात कर रहे हैं, जो ठेके पे भी काम करते थे उनको जो हिंदुस्तान जिंक के अंदर रोल पे काम करते थे उनके बराबर वेतन पाने का अधिकार था और लोगों को ट्रेड यूनियन आंदोलन की मदद से ये मिलता भी था। नए कानून के अंदर सिर्फ न्यूनतम मजदूरी देने की कानूनी जिम्मेदारी है, जो कि राजस्थान के अंदर मात्र 5 से 6 हजार। तो एक बड़े अधिकार कि आपको समान काम का समान वेतन मिलेगा, ये इस अवधारणा को खत्म करने का काम करता है। इसको यदि समझना है तो हम अग्निवीर के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि एक युवा को एक सैनिक की नौकरी चाहिए तो वो चाहेगा कि उसको परमानेंट काम मिले, लेकिन अग्निवीर लाके 4 महीने का जिस तरह 4 साल का जिस तरह से ठेका व्यवस्था सेना में बना दी गई है, अब किसी भी तरह की फैक्ट्री, शॉप, दूसरे किसी भी इस तरह के संस्थानों में काम करने वाले तमाम मजदूर वर्ग के लिए एक तरह से अग्निवीर को कानूनी जामा पहनाने का ये काम करते हैं। पहले जो सामाजिक सुरक्षा की बात थी, सोशल सिक्योरिटी की बात थी, बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि जो श्रम कार्ड के माध्यम से। अभी जो नया अप्रोच है ओपीएस एनपीएस के बेस में हम देख चुके हैं। पहले पेंशन एक अधिकार के बतौर आपको मिलती थी, एक एम्प्लॉय का हिस्सा था, एक एम्प्लॉयर का हिस्सा था, लेकिन कानूनी अधिकार के रूप में आपको मिलती थी। नए कानून के अंदर अब वो क्या लेके आएंगे, लेकिन आज की ये सच्चाई है कि ई श्रम पोर्टल के माध्यम से जो सब सारे जो दूसरी सुरक्षा के सारे पहलू है, जैसे निर्माण मजदूरों का मजदूर डायरी हो, बीडी वर्करों का, तमाम तरह के जो अलग अलग जो व्यवस्थाएं थी उसको खत्म करके जो ला रहे हैं। आज सच्चाई है कि ई श्रम में मात्र हादसा होने पे यदि आपकी दुर्घटना होती है तो 1 लाख और मृत्यु होने पे 2 लाख,
उसके अलावा ये तमाम योजनाएं एक तरह से बंद करने के लिए ये कानून को लाया गया। इस तरह के से इस सबको लागू करने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो है कि लेबर डिपार्टमेंट मजबूती से काम करे। नए कानून के अंदर पहले आईलो में भारत सरकार का ने कन्वेंशन साइन कर रखा है कि हम ऐसी व्यवस्था और प्रणाली इंस्पेक्टरों की विकसित करेंगे जिससे कि मजदूरों को वास्तव में वो कानून लागू हो सके। नए प्रणाली के अंदर आपको सिर्फ मालिकों को सूचना दे देनी है पहले से, और एक फैसिलिटेटर की भूमिका में इंस्पेक्टर को बताया गया है, यानी नियत जो कानून बनाए उसको भी लागू करने की कोई नियत नहीं है। मालिक चाहे तो उसको लागू करे, जब चाहे तब जांच करवा ले, नहीं कराए तो नहीं कराए। तो एक तरह से पूरी व्यवस्था को कमजोर करना। ट्रेड यूनियन का तो अधिकार है कि मजदूर संगठित होकर अपने एकजुट होगा तभी उसको कानून मिलेगा। और नए वाली व्यवस्था के अंदर पहले सिर्फ जो कोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है उसके अंदर यदि कोई हड़ताल करता है तो 14 दिन के नोटिस का प्रावधान था। तात्कालिक कोई घटना हो जाती है, मजदूरी का भुगतान नहीं होता, मजदूर वर्ग हड़ताल करके अपने अधिकारों को पाता था। नई व्यवस्था में इस सब तरह के हड़ताल को गैर कानूनी करने का प्रावधान है। गैर कानूनी करने के बाद हम जानते हैं किस तरह से पुलिस हस्तक्षेप से मजदूरों का एक तरह से दमन किया जाएगा। बाहरी पता के ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी यूनियनों में रहते थे उस व्यवस्था को भी इसमें खत्म करने का और उनपे कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोल दिया गया है। ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण को कैंसिल करने का प्रावधान पहले कभी नहीं था, वो नए कोड में लाया जा रहा है। यानी संगठित होने का मजदूर का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, एक तरह से संविधान की मूल भावना से जुड़ा हुआ है, उस पे और प्रचार जो चल रहा है वो इस तरह का जैसे ग्रेचुटी 1 साल में लागू करो, किसी की आप टांग तोड़ दो और उसको वो दे दो। पहले उससे निश्चित रोजगारी छीन लिया आपने और फिर उसको एक किसी की टांग तोड़ने के बाद किसी को ग्रेचुटी का एक नाम पे 1 साल के नाम पे एक स्टिक दे दो। इस तरह की प्रणाली है। तो ये पूरा जो अधिकार जो पूरा हमला है चालू श्रम कोड, मजदूरों के जो पहले से अर्जित अधिकार है उनको खत्म करना और दुष्प्रचार के माध्यम से जो वास्तविकता है कानून की, जो बुनियादी और तथ्यात्मक सच्चाई है, उसको ढकने के लिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से टीवी पे और प्रिंट मीडिया के अंदर एक सरकार का पूरा एक प्रचार चल रहा है। और इसको हम एक तरह से कल प्रदर्शन के माध्यम से और आगे जो जिस तरह क्या होगा, जिस तरह से किसानों ने काले कृषि कानून की पोल खोली कि वास्तव में वो अडानी को देश की खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए एक साजिश थी, लोगों को समझ में आया, किसानों के साथ खड़े हुए और बहुमत होते हुए भी काले कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। हमें पूरा विश्वास है कल से जो संकट चालू होगा ये श्रम कोड केंद्र सरकार को वापस लेने पे देश का मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूर करेगा। आगे बाकी साथी हैं यूनियन मूवमेंट पर आक्रमण किया जा रहा है। इसमें ट्रेड यूनियन का जो मूवमेंट है वो आंदोलन जो है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसमें जो प्रावधान किया गया है वो किसी भी यूनियन को मान्यता तब मिलेगी जब उसके पास 51% मजदूरों का समर्थन प्राप्त होगा। अब किसी इंडस्ट्री में 3 यूनियन है और किसी में 40% है, किसी में 30% है, किसी में 30% है, तो किसी भी संगठन को मान्यता उसमें नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में आप मैनेजमेंट से वार्ता करने की स्थिति में ही नहीं होंगे। जब मजदूर अपने मैनेजमेंट की वार्ता करने की स्थिति में ही नहीं होगा तो अपने वेजेस समझौते किस प्रकार लागू करेगा, इस पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चल। दूसरा, किसी भी इंडस्ट्री में 300 मजदूरों को स्थिति में सरकार से परमिशन लेनी और आपने पहले 100 लोगों के पर परमिशन लेनी होती थी। अब आज कोई भी कुशल श्रमिक हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए उसको काम करते हैं, उसकी सैलरी थोड़ी सी ठीक हुई और किसी भी श्रमिक को उन्होंने किसी भी कारण से निकाल दिया और ठेका पत्ता से दूसरे मजदूर ले लिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट को सीधा सीधा फायदा है। लेकिन एक अधेड़ 40-45 साल का हो जाएगा, उसके लिए क्या समय वो स्थिति रहेगी, वो भी एक बात है। अब ग्रेजुटी की बात की उन्होंने, 1 साल में हम ग्रेजुटी देते हैं, कितना ऊँट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति है। आज कोई भी श्रमिक जिसको 15,000 रुपये सैलरी है, अगर उसने 1 साल तक अपनी नौकरी की, 15 दिन की उसको ग्रेजुटी मिलती है 1 महीने की। अब आप देखिए कि 7,500 रुपये उसको ग्रेजुटी देंगे, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मिल रही है उसको कितना, 7,500 रुपये। 1 साल में नौकरी करने के बाद 7,500 रुपये उसको देकर अगर आपने उसको अपने रोजगार से अगर उसको निकाल दिया, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये भी एक 7,500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसलिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार मजदूरों को दे रही है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इसमें सीधा पूंजीपरस्त कानून बनाए गए हैं ये, और इसमें श्रमिक आंदोलन, श्रमिकों की जो
वार्ता करने की स्थिति है इंडस्ट्रियल यूनिटों के साथ, वो इसमें कमजोर होगी। मजदूर जो वर्ग जो है वो संकटग्रस्त होगा, और ऐसी स्थिति में इन कानूनों का हम कल विरोध करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम पुरजोर विरोध करेंगे, पूरी सामर्थ्य के साथ विरोध करेंगे, और भविष्य में भी इस आंदोलन को निरंतर चलाए रखेंगे, और इसको केंद्र सरकार को इनको कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करें। प्रभुलाल जी, किसान सभा के जिला सचिव। वन अधिकार कानून 2006 में बना गया। उसके बाद में भी आज आदिवासियों को विस्तार से जो पट्टे देने थे, हक देना था, अभी तक फाइलें लटकी हुई है, कोई पट्टे नहीं दिए गए हैं। लोग अच्छी से पूर्वज से वन अधिकार भूमि पर अपना कब्जा, कृषि, आवास, खेत खलियान वहीं रहते, पशुधन, लेकिन उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है आदिवासियों को। ऐसी स्थिति में आदिवासी दर दर भटक रहे हैं। आदिवासियों को रोजगार गारंटी में भी न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहे हैं, घर बाहर छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने कानून सीरियस से लिया नहीं है। अभी भी आदिवासियों को जिस प्रकार से पट्टे देने थे वो दिए नहीं है। सरकार की मंशा आदिवासियों के प्रति देने की मंशा नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि बड़े कॉर्पोरेट को हजारों हेक्टर बीघा जो जंगल के जंगल दिए जा रहे हैं। ये पीला मंगरा में 195 हेक्टर जमीन पर कटिंग हो गई कोयला का खान के लिए। इस प्रकार से आदिवासी को पूरा पट्टा दिया नहीं जाता है, जबकि गारंटी में उसमें 25 बीघों तक नियम है, लेकिन 2 बीघों, 2.5 बीघों, 1 बीघों की ओर दिया जाता है। ये सायरा में यही हालत है, उदयपुर पूरे जिले में सभी तहसीलों में यही हालत है। सारा राजस्थान की हालत भी ऐसी हो रही है। सरकार की मंशा नहीं है, इस देश के गरीबों को आगे उठाने की मंशा सरकार की नीति नहीं है। उसी कड़ी में ये 26 नवंबर का कार्यक्रम ऑलरेडी तय था, जिसमें जो काले कृषि कानून जो सरकार लागू करना चाहिए थी लेकिन कर नहीं पाई, उसके बावजूद भी जिस तरह की नीतियाँ केंद्र सरकार चला रही है, उससे वो कानूनों के जो प्रावधान है उनको लागू कर रही है। अभी हमारे साथी प्रभुलाल जी खबोरा जो किसानों में काम करते हैं, वो बता रहे थे कि वन अधिकार के जो मुद्दे हमारे पीछे ये 3 साथी बैठे हैं। अभी तो एक SIR का अभियान चल रहा है, जिसमें ये चल रहा है कि भाई कागज बनाओ, आपका वोटर लिस्ट में नाम तभी होगा जब आपका 2002 की लिस्ट में नाम होगा। हमारे ये साथी बैठे हैं, इनके पास 2002 की लिस्ट में इनका नाम है। कानून है 2005 दिसंबर तक जिनके भी वन भूमि पे कब्जे के कोई भी सबूत है या नहीं भी ये साबित हो जाता है, तो उनको वो वन भूमि के पट्टे देते हैं, लेकिन वो कागज नहीं मान रहे। यानी जहाँ पर कागज जो मानना था वन अधिकार के पट्टे देने के लिए, वो कागज नहीं मान रहे, और लोगों को वोट के अधिकार के लिए कह रहे भाई आप कागज लेके आओ, वहाँ पे आपका नाम है या नहीं। तो ये जो कानून बने हुए, चाहे मजदूरों के थे या चाहे किसानों के थे, मैं खासकर मजदूरों के बीच में काम करता हूँ, और एडवोकेट होने के नाते श्रमिकों की न्यायालय में श्रमिकों को पैरवी भी करता रहा हूँ। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि जो कानून है या बने हुए थे, उनका भी वास्तविकता में जो लागू करने की जो स्थिति वो बहुत ना के बराबर है। यानी कह सकते हैं कि एक पास होने के मार्क्स में नहीं आते, जो स्थिति हमारे देश में, हमारे उदयपुर में हम लोग देखने में आते हैं। रही बात जो ये श्रम जो कानून को बदल के श्रम कोड करें, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानने की है कि कोई भी कानून लागू होता है तो पहले नियम बनाए जाते हैं कि भाई इन नियमों के तहत वो कानून लागू होंगे। कोई नियम नहीं बनाए, 5 साल हो गए इनको कानून बनाए हुए, लेकिन नियम नहीं बनाए भाई ये प्रक्रिया से नियम लागू होंगे। और जैसे तैसे करके एक अभियान चल रहा है पूरे देश में कि लोगों को उलझाए रखो नए नए चीज़ें, और कल्याण के नाम पर, कल्याण होता किसका है? लोग कह रहे भाई हमारा कल्याण करो,
सरकार कहती है कभी कल्याण करेंगे, इसका मतलब उसकी 12 बज जाते हैं। तो ये जो श्रम कोड जो लागू करे उसमें एक तरह से देश की जनता और खासकर जो श्रमिक वर्ग है उनकी ऐसी तैसी करना, जो थोड़ा बहुत भी एक अधिकार था उसको वो खत्म करने का इसमें काम कर रहा हूँ। ये जो कल एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन भी है, 26 नवंबर है, आपको ध्यान होगा संविधान दिवस भी मनाते हैं, जिसमें हम संविधान तैयार हो गया था, प्रारूप उसका 2 महीने बाद 26 जनवरी 50 को शुरू किया था। तो ये एक तरह से संविधान को बचाने की भी लड़ाई है। आज जो श्रम कानून जो थे, संविधान की जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उस जो प्रणाली को बचाने की भी एक तरह से ये जो श्रम कानून जो उन्होंने बदल के श्रम कोड बनाया है उसको भी बचाने की लड़ाई है। तो हम लोग ये उदयपुर की जनता से भी ये आह्वान कर रहे हैं कि जो सरकार एक ही काम करी, प्रचार कर रही है, झूठा प्रचार कर रही है। और जो एक हिटलर थे, आप जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जो फासिस्ट थे, उनके प्रचार में उनके गोबल्स थे और उनका एक नारा था, वो झूठ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, मिल के बोलो और सब लोग बोलो तो सच लगता है। तो उसी तरह से जो सरकार है ये भी हमारे जो ये लगातार काम कर रही है। इसलिए हम लोग जो तथ्यात्मक जानकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया उसमें भी बताया है कि किस तरह से जो है वो जो कुछ अधिकार थे उनको खत्म करके 4 किताबों को एक्चुअल में हम लोग एक सामान्य ज्ञान से भी समझे भाई, कोई आपको प्रावधान करने थे अगर श्रमिकों के हित में, तो आप वैसे भी जो कानून लागू कर सकते थे। जैसे हमारा संविधान है उसमें भी समय समय पर 75-76 उसमें संशोधन हो गए, इनमें भी आप करते हैं। लेकिन कई चीजें जो है उसमें उन्होंने कुछ भी जो बातें थी कानून में उनको हटाया है, उनको उसके बारे में खामोश उसमें है। इसका मतलब यही है कि जो लोगों लिखा गया था कानून में अधिकार का, वो उससे वंचित करने का भी ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कल के कार्यक्रम की बात में देश के जो हमारे श्रमिक संगठन है, किसान संगठन है, जैसे किसान संगठनों के आंदोलन को मजदूर संगठनों ने समर्थन दिया था, वैसे ही आज जो है ये दोनों मिलकर, क्योंकि देश की तकदीर ये दोनों से किसान और मजदूरी बनाते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम आने वाले वक्त में जो हमारे देश में जैसे ये श्रम कोड लागू करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि इनको वापस लेने को मजबूर होना पड़ेगा। किसानों के लिए 3 कानून लाए गए थे, इसी तरह से मजदूरों का भी अहित करने के लिए 4 कानून लाए गए। जो 44 कानून थे उसको 44 को हटा करके 4 कानून बना दिए और उसमें मजदूरों को फैक्ट्रियों में 8 घंटे की जो ड्यूटी थी उसको बढ़ा करके 12 घंटे की लाइसेंस दे दिया मालिकों को कि तुम कस के मजदूरों का उनसो और कस के काम है। और 12 घंटा की हमने लाइसेंस दे दिया मालिकों को। मैं बताना चाहती हूँ कि 8 घंटे की वर्क काम के लिए 100-150 साल पहले मजदूरों का जो आंदोलन देश विदेशों में जो हुआ और 8 घंटे जो उस टाइम 18-18 घंटे काम किया करते थे मजदूर, उनके जब देश शिकागो की सड़कों पर जब आंदोलन हुए और आंदोलन के अंदर कई मजदूर शहीद हो गए, वो सिर्फ आंदोलन इसलिए हुआ था 8 घंटे का काम के लिए। मगर आज उस आंदोलन को 8 घंटे की बड़ी शहीदों के बाद में, बड़ी मुश्किल के बाद में कहीं मजदूर शहीद हो गए, तब जाकर के ये 8 घंटा हमें मजदूरों को काम करने के लिए मिला। मगर आज हमारे देश के अंदर केंद्र में बैठी सरकार मजदूरों के खिलाफ एक ऐसा कानून लेके आ गई जो 8 घंटे की ड्यूटी को भी 12 घंटे में तब्दील कर दिया। जो आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 12 घंटे, फिर उन्होंने कहा कि 5 दिन का देखिए, उन्होंने 5 घंटे 48 घंटे का कुछ वो बताया कि 48 घंटे होते, वो शनिवार रविवार को छुट्टी देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री से, क्या 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 5 दिन का आप उनको वर्क दे रहे हो और 2 दिन शनिवार रविवार की जो छुट्टी
वो मजदूर क्या खाएंगे? हमारा मजदूर रोज काम पे जाता है, कहने का मतलब रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना वाला काम है। हमारे डेली वेजेस के मजदूर, हमारे यहाँ परमानेंट नौकरियां नहीं है मजदूरों के पास। जो मजदूर परमानेंट काम करते हो और उनकी महीने की तनख्वाह फिक्स हो, या तो डेली मजदूरों को पूरी तनख्वाह, वैसे भी उनको काम भर का पूरा पैसा नहीं मिलता है। मालिक और ठेकेदार वैसे ही पैसा पूरा देता नहीं है, ठेकेदारी प्रथा लागू है। और उसके बीच में ये 4 वो कानून लिया है, वो मजदूरों के हित है। मजदूरों का ये समझो कि डेट घोषित करने का कानून बना दिया है। तो हम तमाम ट्रेड यूनियन और तमाम किसान संगठन, बीएमएस के संगठन को छोड़ करके बाकी के जितने भी संगठन हैं, तमाम मिल करके इस 4 कानून का विरोध प्रदर्शन करेंगे। के अबाध शोषण के लिए छूट देने के लिए हमला हुआ है। और ये एक तरीके से कहिए सोवियत रूस के अवसान के बाद दुनिया में जो 2 अर्थव्यवस्थाएं, समाज व्यवस्थाओं का एक जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी, और जब ये मान लिया गया कि जो साम्यवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, वो अब चलने वाली नहीं, और पूंजीपति के जो बुद्धिजीवी थे वो कहने लगे ये अंतिम अवस्था है, समाज विकास की अंतिम अवस्था है और इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। तो समाज में एक तरीके से भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई कि अब बस एक ही रास्ता है और वह है पूंजी का रास्ता। पूंजी का रास्ता का मतलब ये है कि पूंजी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया जाएगा, वो अपने मुनाफा कमाने के लिए वो पैसा लगाएगी और वो उससे जो पैसा लगेगा उससे विकास हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है और जो बड़ा पक्ष है, इस पूंजी के लिए काम करने वाले, उसको दौलत में बदलने वाले, उपयोगी दौलत में बदलने वाला तो श्रम है, तकनीकी है, उस पक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश की। और इसी रास्ते पे चलते चलते हमारी सरकार भी चल रही थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी की जो संगठन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, उन्होंने तरह तरह के WTO के माध्यम से प्रेशर लाना शुरू किया, तरह तरह के परिवर्तन लाए। लेकिन खास तौर से जो दो जो एरिया ऐसे थे जिसको वो बदल नहीं पा रहे थे, और जिनकी छूट पूंजीपति, पूरी दुनिया के पूंजीपति वर्ग को चाहिए थी, वो थे एक भूमि का अधिग्रहण सस्ता और आसान बनाना, इसलिए श्रमिक कानून बनाए गए। उनका पहला कानून ही यहाँ आया, वो श्रमिक कानून क्या, कृषि कानून, काले कृषि कानून बनाए गए और भूमि अधिग्रहण कानून लाया गया। अब बचा हुआ हिस्सा जो था उसके बाद में ये था कि श्रमिकों को जो सुरक्षा नेटवर्क मिला हुआ है और जिसके चलते पूंजी पे कई तरह के प्रतिबंध हैं कि श्रमिकों को मिनिमम वेज देने पड़ेंगे, उनके काम के घंटे नियत होंगे, सामूहिक सौदेबाजी में उनके पास भी हथियार होगा, हड़ताल जैसा खुद को संगठित करने का, ये हथियार उनसे छीनने थे। तो ये अंतिम हमला उसको छीन के पूंजी के लिए एक तरह का अबाध एक रास्ता तय कर दिया गया है कि वो श्रमिकों को गुलाम बना के और उनका शोषण करके अकूत अपनी पूंजी बढ़ाए और उसको सरकार एक तरीके से विकास का नाम देगी, और उसे यही एक विकास का रास्ता है। और इसलिए ये जो गुलामी के दस्तावेज हैं, पूरा श्रमिक जो समाज है हमारे देश का, वो आक्रोशित है और ये बिना पूछे दिए गए कानून की श्रमिक वर्ग को। हमारे यहाँ जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ट्राइपार्टाइट प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो बनी हुई है, 8 साल हो गए इसकी कोई बैठक नहीं की। क्यों नहीं की? पूंजीपतियों के साथ तो हर बजट के पहले क्या पॉलिसी चाहिए वो बात करते हैं, लेकिन श्रमिक वर्गों को, श्रमिक उनके प्रतिनिधियों को कोई पूछ नहीं की गई। और उसका नतीजा ये है, क्योंकि उनको लाना ही था, ले तो वो पहले ही आए थे, अब उसको लागू करने का था। तो लागू करने में जो उनको खतरे लग रहे थे कि बिहार में चुनाव नहीं आ जाए, तो ये मौका देख के और ये संदेश देते हुए कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में हमको एक तरीके से समर्थन मिल रहा है, वोट के माध्यम से वो हमको समर्थन मिल रहा है, हमारी वहाँ जीत हुई है, और इसलिए उन्होंने ये मौका देख के अभी अचानक हमला इनको लागू करने का किया है। और श्रमिक वर्ग है इसका मुकाबला करेगा, और ये पहला स्टेप है। कल जो हिंदुस्तान